नमस्कार। देश काल में आपका स्वागत है। मैं हूं मुकेश कुमार। दोस्तों, उत्तर प्रदेश में जब बहराइच का दंगा हुआ था तब ये लोगों ने मान लिया था कि उपचुनाव का फैसला तो हो गया। 9 सीटों पर उपचुनाव होने जा रहे हैं। एक सीट मिल्कीपुर की फिलहाल उसका उपचुनाव टाल दिया गया है चुनाव आयोग के द्वारा, एक ऐसा बहाना बनाकर जो कतई नहीं टिकता। लेकिन 9 सीटों पर विधानसभा चुनाव होने हैं और उसमें कड़ा मुकाबला होना तय है। लेकिन जब बहराइच का दंगा हुआ तो ये माना गया कि इससे इतना पोलराइजेशन हो जाएगा कि योगी आदित्यनाथ और बीजेपी आराम से 9 में से 4-5 सीटें निकाल लेगी और ये उसके लिए एक अच्छा प्रदर्शन हो जाएगा। हो सकता है कि इससे ज़्यादा भी निकाल ले। लेकिन अब ऐसा लगता है कि बाजी पूरी तरह से उलट रही है, क्योंकि जो बहराइच का दंगा जिसमें ये लग रहा था कि राम गोपाल मिश्रा की जिस तरह से गोली मारकर हत्या कर दी गई थी, उसके बाद एक ज़बरदस्त पोलराइजेशन होगा, क्योंकि एक हिंदू युवक की हत्या हुई है और एक मुस्लिम के हाथों हुई है। उस सूरत में एक ये नरेटिव बिल्ड करने में बीजेपी कामयाब हो जाएगी कि अगर मुसलमानों से निपटना है तो योगी आदित्यनाथ ही सही व्यक्ति हैं और उनके हाथ मजबूत करना चाहिए। उपचुनाव में उन्हें जीत दिलवानी चाहिए। तो ये नैरेटिव बिल्ड हो पाता, इसके पहले ही खेल खराब हो गया। हुआ यूं कि उन्हीं की पार्टी के एक विधायक सुरेश्वर सिंह ने FIR दर्ज कर दी और उसमें कहा कि ये जितना भी कुछ हुआ है वो दरअसल भारतीय जनता पार्टी के नेताओं और कार्यकर्ताओं के द्वारा किया गया। बल्कि उन्होंने तो ये भी अपनी FIR में दर्ज कराया कि फायर भी हुआ था मॉब की तरफ से, हिंदू मॉब की तरफ से, और उसमें उनके बेटे की जान जाते जाते रह गई। ये भी उन्होंने कहा कि इन लोगों को समझाने की कोशिश हुई थी, जो दंगाई थे उनको समझाने की कोशिश भी की गई थी, लेकिन वो माने नहीं। तो इससे पूरा मामला खुल गया। अब एक और रिपोर्ट आती है, दैनिक भास्कर ने एक स्टिंग ऑपरेशन कर दिया है और उसमें जो बातें निकल कर आ रही हैं उसमें यह था कि पुलिस ने 2 घंटे का समय दिया था कि जो करना हो कर लो, यानी उन्हें खुला छोड़ दिया था मुसलमानों पर हमला करने का। और उसी दौरान हमने देखा कि वो लोग डीजे बजा रहे थे, गंदे नारे लगा रहे थे, और उसी दौरान राम गोपाल मिश्रा नाम का लड़का घर के अंदर घुसा, ऊपर चढ़ा और उसने हरा झंडा उतार कर भगवा झंडा वहाँ फहरा दिया था। तो ये पुलिस के द्वारा दी गई छूट के कारण हुआ, क्योंकि पुलिस तो वहाँ तैनात थी। उसने रोकने की कोशिश नहीं की, ना तो उसने डीजे रोकने की कोशिश की, ना भीड़ को वहाँ इकट्ठा होने से रोका, और ना ही भीड़ में से जो लोग घर के अंदर घुसे उन पर उसने कोई रोक लगाई। तो ये सारी चीज़ें होती रहीं। और जो कहा जा रहा है दैनिक भास्कर की रिपोर्ट में कि 2 घंटे का समय मिला था और उसमें ये सब और बहुत कुछ करना था। जो स्टिंग ऑपरेशन में लोग हैं वो कह रहे हैं कि अगर हमारे लोगों ने गद्दारी न की होती तो हम महाराजगंज साफ कर देते। आप समझ सकते हैं महाराजगंज साफ करने का क्या मतलब है। मुसलमानों पर हमले होते और ज़्यादा खून खराबा होता, ज़्यादा हिंसा होती, लूटपाट आगजनी वो तो हुई है, लेकिन शायद वो और बड़े पैमाने पर होती जो उतना नहीं हो पाई। तो ये इसके बाद, इस घटना के बाद, बहराइच के दंगों के बाद योगी सरकार ने बहुत फुर्ती दिखाते हुए 6 लोगों को पकड़ा, 2 लोगों की गिरफ्तारी दिखाई और फिर 2 लोगों को एनकाउंटर किया जिसमें उनके पैरों पर गोली मारी गई। और उसके पहले उनकी जो डॉटर थी जिसको गिरफ्तार करके ले गई थी पुलिस, उसने वीडियो के ज़रिए ये आशंका प्रकट कर दी थी कि उनका एनकाउंटर हो सकता है। तो एक ये मामला भी खुल गया। फिर योगी आदित्यनाथ ने 29 मुस्लिम परिवारों को नोटिस जारी करके उनके घरों पर बुलडोजर चलाने की बात कर दी, जो मामला इलाहाबाद हाई कोर्ट में गया, फिर सुप्रीम कोर्ट में भी गया।
और उसमें भी एक तरह की अड़चन खड़ी हो गई। तो एक एक करके आप देखिए कि लगातार बहराइच दंगा एक्सपोज होती है, योगी सरकार, भारतीय जनता पार्टी, उसके नेता, फिर वो जो करना चाहते हैं उस पर बार बार रोक लगती है क्योंकि वो गलत कर रहे थे, गलत तरीकों से हैंडल कर रहे थे। और योगी आदित्यनाथ ने, उनकी सरकार ने जो दूसरा तबका था, अल्पसंख्यक समुदाय था, पीड़ित समुदाय था, उसके लिए कुछ भी नहीं किया। जिनकी दुकानें जला दी गई, घर जला दिए गए, लूट लिए गए, उनके खिलाफ कोई कार्रवाई अभी तक नहीं हुई है। तो खैर, ये योगी आदित्यनाथ की सरकार का चरित्र है कि वो मुसलमानों पर न केवल जातियां करती है बल्कि कोई दूसरा भी करता है तो उसकी सुनवाई नहीं होती है, और जो करने वाले होते हैं उनको प्रोटेक्ट करती है। तो यही वहाँ हो रहा था। अब ये जो एक्सपोजे हुआ है, एक विधायक के जरिए, बीजेपी के विधायक के जरिए, और दूसरा दैनिक भास्कर की रिपोर्ट के जरिए, उसने उसके इस सारे नरेटिव को ध्वस्त कर दिया है कि जो हिंदू मुसलमान का नरेटिव वो गढ़ रही थी, और इसको अपोजिशन की पार्टीज़ ने जमकर उठा भी लिया है। अखिलेश यादव ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करके इसको बार बार रिपीट किया है और बताया है कि किस तरह से बीजेपी के लोग ही इस दंगे में इन्वॉल्व थे। तो ये एक तरह से कहना चाहिए कि योगी सरकार के मुंह पर कालिक पुत गई है। वो, उसके पास इन आरोपों के खंडन के लिए कोई पुख्ता जवाब नहीं है, तर्क नहीं है। उन्होंने अपनी तरफ से एक एमएलए को खड़ा ज़रूर किया जिसने कहा कि एफआईआर दर्ज करने से क्या होता है, लेकिन ये सारा पूरा जो सिलसिला है वो बता रहा है कि जो माहौल बनाना चाहते थे योगी आदित्यनाथ या उनकी पार्टी, इस दंगे के बाद करवाया है या नहीं करवाया है इसको हम फिलहाल अलग कर देते हैं, लेकिन दंगा तो हो गया, और दंगे को भुनाने की कोशिश जो हो रही थी उपचुनावों के लिए, उस पर पानी फिर गया। अब वो काम नहीं हो पाएगा क्योंकि वो जब ये मामला लोगों के दिमाग में आ गया है, नज़र में आ गया है कि ये राजनीति के लिए, उपचुनाव के लिए इस तरह की चीज़ें हो रही थीं, तो जाहिर है कि उनके मन अब उस तरह से उत्तेजित नहीं होंगे जिस तरह से एक स्वाभाविक रूप से तो कोई दंगा होता नहीं, करवाया ही जाता है, लेकिन जब लोगों को पता नहीं चलता है कि ये स्वाभाविक रूप से हुआ है या करवाया गया है तो उसका असर ज़्यादा पड़ता है। तो यही हुआ। अब लोगों के दिमाग में उस दंगे की छाप या उस दंगे का प्रभाव वैसा नहीं है जैसा एक किसी चुनाव को प्रभावित करने के लिए होना चाहिए। फिर कुछ और चीज़ें निकल कर आई हैं, जैसे ये जो दंगा है बीजेपी की अंदरूनी राजनीति का नतीजा भी है। एक पक्ष है जो कह रहा है कि योगी आदित्यनाथ को नाकारा सिद्ध करने के लिए ये दंगा करवाया गया, उनको कमज़ोर साबित करने के लिए दंगा करवाया गया, क्योंकि अभी तक तो योगी आदित्यनाथ कह रहे थे कि उत्तर प्रदेश में कोई दंगा नहीं हुआ उनके आने के बाद, अब दंगा भी हो गया तो एक बदनामी, और इस दंगे की वजह से अगर उपचुनाव में नुकसान होता है, जो एक्सपोजे हो गया है या जो सुरेश्वर सिंह ने कह दिया है, तो उससे उनको नुकसान हो सकता है। तो इसके कई पहलू हैं। बीजेपी के अंदरूनी राजनीति भी है जिससे ये खुलकर सामने आ रहा है, बीजेपी की राजनीति है जिसकी वजह से दंगे हुए, और अब योगी आदित्यनाथ के लिए एक बड़ा चैलेंज हो गया है कि वो कैसे प्रूफ करें कि ये दंगा करवाया नहीं गया है, हुआ है, और इस दंगे के बारे में जो कुछ कहा जा रहा है या जो रिपोर्ट आ रही हैं या जो उनके विधायक कह रहे हैं वो गलत है। इसको साबित करना योगी आदित्यनाथ के लिए बहुत मुश्किल होगा, और उनके सामने दूसरा चैलेंज ये आ गया है कि अगर उपचुनाव में अच्छा प्रदर्शन नहीं होता है, पहले तो उन्होंने सोचा था कि मिल्कीपुर का जिम्मा खुद ले लिया था क्योंकि वो अयोध्या क्षेत्र में है, और उसको जीत कर वो अपने सिर पर एक ताज रख सकते हैं कि हमने अयोध्या में जो हार हुई थी बीजेपी की उसका बदला ले लिया है, हरा दिया समाजवादी पार्टी को। लेकिन मिल्कीपुर का तो चुनाव ही नहीं हो रहा है, और बाकी जो 9 उपचुनाव हो रहे हैं उसमें अगर परफॉर्मेंस योगी का खराब रहा तो उनके करियर पर, उनकी सरकार पर बहुत बुरा असर पड़ेगा। हो सकता है
कि उनकी उल्टी गिनती भी शुरू हो जाए उपचुनाव के बाद, क्योंकि ये पहले से कहा जा रहा है कि उपचुनाव योगी जी के लिए एसिड टेस्ट है, अम्ल परीक्षण है, असली अग्नि परीक्षा है। अगर वो इसमें फेल होते हैं, क्योंकि लोकसभा चुनाव में तो बीजेपी की दुर्गति हुई उत्तर प्रदेश में, और अब इन उपचुनाव में भी अगर 9 में से वो 2-3 सीटें ही जीत पाते हैं, जितवा पाते हैं अपनी पार्टी को, तब तो उनका बुरा हश्र करेंगे मोदी शाह, जो उनके पीछे पहले से पड़े हुए हैं, और तब शायद आरएसएस भी उनको उस ढंग से सपोर्ट नहीं कर पाएगी, प्रोटेक्ट नहीं कर पाएगा। इसलिए अब योगी आदित्यनाथ के लिए बहुत बड़ा चैलेंज हो गया है ये उपचुनाव का, और ये मान कर चलिए कि इस उपचुनाव में उनकी हार को सुनिश्चित करने के लिए अभी मोदी शाह के लोग और भी बहुत कुछ करेंगे, बहुत डैमेज करेंगे, सैबोटाज करेंगे जगह जगह पर। इसलिए योगी आदित्यनाथ बहुत मुश्किल में फंस गए हैं बहराइच दंगे के बारे में इस एक्सपोजे के बाद। बहुत बहुत शुक्रिया आपका, धन्यवाद, नमस्कार।